नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु। चलिए रुक करते हैं बुलेटिन की खास खबरों की ओर। प्रेमी युगल राहुल और इशिका के बयान लेने जोधपुर पुलिस पहुंची मंदसौर। जोधपुर में असुरक्षित और खतरा होने की कही बात। राजस्थान की सीमा से जुड़े नीमच जिले में लंबे बारिश से पशुओं की मौत। 135 पशुओं में मिले लक्षण। 62 गाँव प्रभावित। पशु परिवहन पर लगाया प्रतिबंध। कचरा फेंकने की बात पर पड़ोसियों में विवाद। कलेक्ट्रेट में रहवासियों ने की शिकायत। गांव भरभरिया की घटना। सड़क में बैंकों के बाहर खड़ी बेतरतीब वाहनों पर हुई कार्रवाई। ट्रैफिक थाने ले जाकर की गई चालानी कार्रवाई। हाल ही में राजस्थान के जोधपुर की मुस्लिम युवती ने मंदसौर के रहने वाली हिंदू युवक से शादी की। युवती ने शादी से पहले बकायदा सनातन धर्म अपनाया और फिर 7 फेरे लेकर 7 जन्म साथ रहने की कसम खाई। इस पूरे मामले के बाद युवक और युवती ने जोधपुर में खतरे का अंदेशा जताया और पुलिस के बुलाने पर जोधपुर नहीं जाने की बात कही थी। लिहाजा प्रेमी युगल पति पत्नी के इस बयान के बाद जोधपुर पुलिस मंदसौर पहुंची और दोनों के बयान दर्ज किए हैं। दरअसल जोधपुर की नागौरी गेट थाना पुलिस ने पूछताछ हेतु दोनों को बुलाया, लेकिन दोनों ने वहां जाने से इनकार कर दिया और दोनों ने जोधपुर में असुरक्षित और खतरा होने की बात कही। लिहाजा राहुल के परिवार व राहुल इशिका की मांग पर गुरुवार को जोधपुर पुलिस मंदसौर पहुंची और यहां सिटी कोतवाली थाने पर दोनों के बयान दर्ज किए। जोधपुर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व में जोधपुर की रहने वाली मुस्लिम युवती इकरा की गुमशुदगी बीते 6 अगस्त को दर्ज हुई थी। परिवार वालों ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जिसके बाद पता चला कि मंदसौर आकर इकार ने सनातन धर्म अपनाया है और अपने प्रेमी राहुल वर्मा से शादी कर ली। दोनों प्रेमी युगल अपने आप को जोधपुर में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे, लिहाजा पुलिस बयान हेतु मंदसौर पहुंची। पुलिस पूछताछ में बयान देते हुए इशिका बनी इकरा ने बताया कि वह अब आगे का जीवन अपने पति के साथ ही बिताना चाहती है। चूँकि दस्तावेजों के आधार पर युवक युवती दोनों बालिग हैं और अपने जीवन के फैसले करने का अधिकार है, तो पुलिस ने दोनों के बयान दर्ज किए और उन्हें आगे के जीवन की बधाई दी। इसके बाद जोधपुर पुलिस फिर रवाना हो गई। गौरतलब है कि विगत दिनों राहुल और इशिका ने मंदसौर में शादी की थी। शादी से पहले जोधपुर की इकरा ने हिंदू धर्म अपनाया और फिर इशिका बन हिंदू युवक राहुल से शादी की। बता दें कि राहुल और इशिका की प्रेम कहानी काफ़ी दिलचस्प है। राहुल, जो कि अपने रिश्तेदार के यहाँ जोधपुर में ही रहकर पढ़ाई और डांस क्लास चलाता था, इसी दौरान दोनों के बीच मोहब्बत हुई और मोहब्बत इस तरह परवान चढ़ी कि दोनों ने साथ रहने की कसम खा ली। जब राहुल ने इकरा को बताया कि वह हिंदू है, तो इकरा ने हिंदू धर्म अपनाने की ठान ली और फिर इस तरह इशिका बन 7 जन साथ रहने का वादा कर लिया। अब दोनों अपने आगे का जीवन मंदसौर में ही रहकर गुजारना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश वर्मा जी, आपके बेटे और यहाँ पर जो बहू और बेटे की यहाँ पर राजस्थान पुलिस आज बयान लेने आई है। हाँ, क्या कहना आपका और क्या डर है? डर ये है कि अभी यहाँ तो अपने जोधपुर की पुलिस आई है तो बयान ले रहे हैं और अपने उनने फ़ोन लगाया था वहाँ बुलाने के लिए। अपन ने मना कर दिया कि यहाँ आ जाओ, आप यहाँ बयान ले लो। तो अभी बयान चल रहे हैं और वहाँ जाने से खतरा है। मेरे वहाँ ससुराल परिवार में वहाँ अन्य लोग घूम रहे हैं। कारण क्या, खतरे का कारण क्या है? ये मोमेंटन चोरी है। हाँ, ये खतरा तो क्या कारण? मुस्लिम से हिंदू बन गई? हाँ, हिंदू बन गई। तो क्या डर बना हुआ अभी आप? नहीं, वहाँ लोग घूम रहे हैं मारने के चक्कर में कि हम मेरे ससुराल परिवार में धमकी भी दे रहे हैं लोग क्या कि मार देंगे, आएंगे तो मार क्या देंगे। दोनों को खतरा है कि एक को खतरा? दो ही को खतरा है। क्या चाहते हो आप? अब ये चाहते हैं कि अभी हम बच्चा वहीं पढ़ाई भी कर रहा है, डांस भी सिखाता है, तो आज नहीं तो अपन को कल 6 महीने 2 महीने बाद पहुँचाना ही बच्चों को। तो अपन ये चाहते हैं कि जोधपुर की पुलिस वहाँ सुरक्षा करे। यहाँ जोधपुर की पुलिस बयान लेने आई है, क्या कहना है इस बारे में? हाँ, जोधपुर पुलिस ने दोनों लड़का लड़की को जोधपुर बुलाने के लिए कहा था, लेकिन हम लोगों ने इस बात का विरोध किया और फिर जो राहुल के पापा हैं दिनेश जी वर्मा, उन्होंने जोधपुर पुलिस को बोला कि हम वहाँ नहीं भेज सकते क्योंकि इनकी सुरक्षा का सवाल है और वहाँ भेजना भी खतरे से खाली है। वहाँ जो हमारे सूत्र लगे हुए हैं जोधपुर में, उनका भी ये कहना है कि ये राहुल का जो वहाँ घर है उसके कुछ लोग जो हैं संदिग्ध, वो लगातार सर्चिंग कर रहे हैं, वहाँ पे रेकी कर रहे हैं और इनका इंतज़ार किया जा रहा है कि ये लोग वहाँ पर जोधपुर आए और इनको जोधपुर पुलिस जो है उसको सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए। दोनों बालिग हैं, अपनी इच्छा से इन्होंने जो कुछ घर वापसी की या जो भी शादी की है वैदिक पद्धति से, तो बालिग होते हुए की है। ऐसे में इनको जोधपुर पुलिस को सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए क्योंकि आने वाले समय में ये वापस जोधपुर जाने की बोल रहे हैं। क्या दोनों को खतरा है, क्या मानते हैं?
बिल्कुल खतरा है, क्योंकि जिस तरह की हमारे पास खबरें आ रही है वहाँ पर रेकी की जा रही है इनकी कि घर पर पहुँचे या नहीं। तो इसको देखते हुए इनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। अभी यहाँ इनके बयान चल रहे हैं, जोधपुर पुलिस आई भी है और यहाँ मंदसौर कोतवाली पर इनके बयान पुलिस ले रही है। जोधपुर में इकरा की गुमशुदगी की दर्ज है, इसके पिताजी ने करवाई थी। ये 6-8 को गुम हो गई थी। फिर हमें पता चला कि यहाँ इसने शादी कर लिया के, तो फिर हम जोधपुर से यहाँ आए। लड़की के बालिग है कागजात अनुसार, लड़की और लड़का दोनों। तो हमने इनके बयान ले लिए। ये बयान हम बताया कि मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, शादी कर ली। दोनों सर वापस जोधपुर रहना चाहते हैं, इनको जान से खतरा है, दोनों को पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की मांग भी की जा रही है। नहीं, ये यहाँ ही रहना चाहते हैं, बताया इन्होंने, ये यहीं रहना चाहते हैं। और कभी जोधपुर आते हैं तो उसके लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था रहेगी वहाँ पर? पुलिस का काम यही है, सुरक्षा व्यवस्था का ही है। राजस्थान के बाद अब मध्य प्रदेश के नीमच जिले में भी लंपी वायरस ने दस्तक दे दी है। एक पशु की मौत के बाद प्रशासन और पशु चिकित्सा विभाग हरकत में आए हैं। अब तक 135 पशुओं में लंपी वायरस के लक्षण पाए गए हैं। इनमें से अधिकांश जानवरों के ठीक होने का दावा भी किया गया। लंपी वायरस से जिले के लगभग 62 गांव प्रभावित हुए हैं। इन गांवों में पशुओं का सर्वे और सैंपलिंग की जा रही है। इसके अलावा ग्रामीणों को अपने पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। लंपी वायरस की दस्तक के बाद जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया है। वहीं पशु चिकित्सा विभाग की टीम के द्वारा गांव-गांव जाकर जिनके घरों में पशु हैं वहां पशुपालकों को सतर्क रहने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। पशुओं के सैंपल लिए जा रहे हैं। संदिग्ध पशुओं को अन्य पशुओं से दूर आइसोलेट किया जा रहा है। ऐसे हालातों में पशुपालकों में दहशत है। लगभग कई गाँवों से पशुओं की बीमार होने की सूचनाएं आ रही है। मामले पर नीमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने बताया कि राजस्थान के नज़दीक होने के कारण लंपी वायरस को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर पशु परिवहन पर रोक लगाई है। पशु चिकित्सा टीमों को व्यापक सर्वे और उपचार के अलावा टीकाकरण के निर्देश दिए हैं। अब तक 13,000 से अधिक पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। हाँ, उन्होंने बोला कि ऊपर कंजड़ाड़ी साइड में बहुत चल रही है, केवल जर्सी गायों में ज़्यादा है, देसी गायों में नहीं है। इसमें वायरस चल रहा है अभी, तो इसके वायरस ही जैसे इनको दूसरे गाय के पास भी रखना है, उसको अलग ही रखना। ठीक है। उन्होंने बोला भाई इसका दूध अगर मान लो आपको स्वाद में फर्क पड़ जाए तो उपयोग में मत लेना। मैंने बोला इसका ज्ञापन भी है तो कि कोई बात नहीं। तो उन्होंने 4 इंजेक्शन लगाए। अच्छा, अभी गाय प्रेग्नेंट है? हाँ, लगे रखना इसको गाय को पास पे नहीं ले जाना। और भैंसे के भी लगेंगे, गाय की लगेगी। गाय के लगेगी, भैंसे पे नहीं है। कुछ कारण बताया है कि भाई ये बीमारी क्यों लग रही है? ये वायरस ही चल रहा है, तो वायरस ही है। और हमारे गांव में ये लंपी की बीमारी आई है गांव में। कैसे पता चला? ये गाय के फोपोले हो गए, जैसे वो ऐसे चकते होते हैं ना, वैसे फोपोले बन गए पूरी उसके शरीर पे। फिर डॉक्टर साहब को बुलाया, धाकड़ साहब को, इलाज वही करते हैं गांव में। उनको बुलाया तो फिर इंजेक्शन वगैरह लगाए तो 2-4 दिन में ही मर गई। तो फिर ऐसे 2-3 गायों में और होगी धीरे धीरे। ये 3-4 गायों में है, अभी भी चल रहा है, इलाज चल रहा है। सीरियस ही है वो तो। वही किस तरह का वायरस आया वो? ऐसे ही फपोले बन रहे पहले और पाँव में सूजन हो रही उनके। डॉक्टरों का टीकाकरण भी किया और भोपाल से भी आए थे अधिकारी वगैरह देखने कल। अभी तो टीका तो हुआ है, भाई उसके आगे क्या मालूम क्या हुआ है, ज़्यादा फैलेगी। देखिए, अभी तक नीमच ज़िले में लगभग 135 केस पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें से 103 रिकवर कर चुके हैं और 1 जानवर की मृत्यु पाई गई है। इसमें लगातार सर्वे का काम भी किया जा रहा है और हमारे यहाँ पर 62 गांव हैं जिनमें ये बीमारी अभी जानवरों में पाई जा रही। सीमावर्ती गांव हैं और अंदर के भी कुछ गांव हैं और इसमें लगभग 13,000 वैक्सीन्स हम लोगों ने लगा दी हैं। 30,000 और वैक्सीन्स इसमें और लगने वाली हैं। एक प्रतिबंधात्मक कल आदेश जारी हुआ है। वो बेसिकली क्या कहते हैं, जो पशुओं का, क्योंकि राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा ये बीमारी फैल रही है, उसको रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है, वहाँ से आवागमन ना हो। अभी ऐसा स्थिति हमारी कंट्रोल्ड ही है एक तरीके से। जो हमारे डॉक्टर्स भी हैं उधर वैक्सीन्स, प्रिवेंटिव वैक्सीन्स लगाई जाती हैं। इसमें जो गोट को वायरस एक रहता है वही वैक्सीन्स थोड़ा बढ़ा के डोज में कैटल को लगाई जाती है। तो वो वैक्सीन्स लगभग 13,600 करीब लगा दी गई हैं
और अब इसके साथ में 30,000 वैक्सीन हमारी आज या कल में आ जाएंगी और उसके बाद भी कुछ 50,000 वैक्सीन और आएंगी। तो वैक्सीनेशन एक तरीका है, प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन, और साथ में जागरूकता का काम भी गाँव में चल रहा है। बेसिकली क्योंकि ये नॉर्मल बीमारी है, जो वायरल बीमारी है, जो एक बार लगता है तो कुछ देर में आइसोलेटेड रहता है जानवर, तो ठीक हो जाता है। मच्छर और क्या कहते हैं मक्खियों से फैलता है, वेक्टर वही है। तो हमारी एडवाइजरी जनरली ये भी है कि गांव में मतलब अगर कहीं गौशाला जहाँ पे एक साथ रहते हैं वहाँ पर उसको फैलने ना दिया जाए, और मतलब मच्छर मक्खी जैसे धुआं से और अन्य तरीके से पंचायतों और नगर पालिकाओं को भी यही निर्देशित है कि मच्छरों को ना वो रुकवाया जाए। प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमच के समीप स्थित गांव पिपरिया में सार्वजनिक स्थान पर कचरा फेंकने की बात को लेकर पड़ोसियों में विवाद हो गया, जिसके बाद क्षेत्र के रहवासी कलेक्टोरेट पहुंचे, जहां उन्होंने इस संबंध में एक शिकायत ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि उन्हीं के पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों द्वारा सार्वजनिक स्थान पर कचरा व गंदगी फैलाई जा रही है, जिसका विरोध करने पर आरोपी परिवार द्वारा डरा धमकाया गया और अभद्रता की गई। पीड़ित परिवार व क्षेत्रवासियों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। सर, हम गांव बरबड़िया से आए और इस समस्या को लेके आए कि स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। तो हमारा गांव में पुराना सरपंच था, उन्होंने जो रोड़ियाँ थी वो सब हटा दी, गंदगी बिल्कुल मिटा दी। अभी जो नया सरपंच आया उसने भी JCB चला के सब गंदगी हटा दी, मिटा दी सब गंदगी। तो ये 3-4 लोग हैं समाज के जो वहाँ आके गंदगी कर रहे हैं, कचरा ज़बरदस्ती कचरा डाल रहे हैं, मारने कूटने आ रहे हैं। हम समझा रहे हैं, हम सफाई कर रहे हैं, वो डाल के जा रहे हैं, हम फेंक रहे हैं, तो वो वहाँ पर हमारे से झगड़ा कर रहे हैं, मारने आ रहे हैं, पत्थर लेके। हमारे पास वीडियो भी पड़ा, हमारे पास सुबह का वीडियो भी पड़ा हमारे पास। और ये किसने किसके साथ मारपीट की? सीताराम ने इस औरत के साथ पत्थर उठाया, साहब ने कंवर लाल के साथ पत्थर उठाया, हमारे अंकल जी के साथ। सर, इन लेडीज़ों को पत्थर लेके मारने आया, तो बख्दीराम, सीताराम, सुजान। और पुराना विवाद है कि केवल ये पुराना विवाद नहीं, कचरे का ही विवाद है। पुराना विवाद कोई नहीं, समाज का है, पुराना विवाद कोई नहीं। सरकारी लोग रोज कचरा फेंक रहे हैं। हाँ, और कल सर मंत्री साहब, पटवारी साहब और सरपंच साहब भी आए। उन्होंने बोला कि यहाँ गंदगी मत करने देना, ना वो कचरा बनाने का डाल रहे थे साहब। तो हमने उनसे बोला कि गांव के बीच ये कचरा डालने का नहीं बना देंगे हम। गांव के चारों तरफ बहुत जगह पड़ी सरकारी, वहाँ पर बनाओ, हम बीमार हो जाएंगे। तो वो चले गए, पंचनामा बना के चले गए। फिर सुबह में ये सब बलमा बोल के ये सब आए, मारने को आए और कचरा डाल रहे वहाँ पर जबरदस्त। अभी आप अंदर मिले तो साहब ने क्या बोला? साहब ने कुछ नहीं बोला, वो कागज ले लिया, पर्ची दे दी इनके, जाओ, कुछ भी नहीं बोला। आप क्या चाहते हैं? तो हम तो सर न्याय चाहते हैं, हमारा सफाई चाहिए हमको। क्या नाम है आपका? मंदसौर शहर की मुख्य सड़कों व बैंकों के बाहर बेतरतीब खड़ी रहने वाले वाहनों पर यातायात पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए उन्हें क्रेन के माध्यम से ट्रैफिक थाने ले जाया गया और चालानी कार्रवाई की गई है। कई बार यातायात पुलिस को शहर के मुख्य चौराहों व बैंकों के बाहर बेतरतीब दोपहिया वाहन खड़े होने की शिकायत मिलती है। इस पर यातायात पुलिस टीम समय समय पर लापरवाह वाहन चालकों पर कार्रवाई भी करती है। गुरुवार को इसी तरह शहर के जिला अस्पताल मार्ग पर निजी बैंक के सामने बेतरतीब खड़े दोपहिया वाहनों को यातायात पुलिस टीम ने क्रेन के माध्यम से जब्त किया और ट्रैफिक थाने ले जाकर चालानी कार्रवाई की। वहीं वाहन चालकों को शहर में वाहनों को उचित स्थान पर पार्क करने की हिदायत भी दी। ये तो क्या अमूमन कार्रवाई होती रहती है यातायात की, जैसे मतलब रोड पे इधर उधर अस्त व्यस्त अगर कोई वाहन खड़ा कर देते हैं तो अपनी शिकायत भी आती रहती है। हाँ, इस पे यहाँ जो बैंक की सामने जो गाड़ियाँ खड़ी रहती है कस्टमरों की, तो क्या आवागमन अवरुद्ध होता है, इसलिए कोई न कोई तो शिकायत करता ही रहता है। तो उस हिसाब से कार्रवाई करना पड़ती है। कितनी गाड़ियों का कार्रवाई? अभी 2 गाड़ी उठा के ले जा रहे हैं हम। प्रधान आरक्षक तूफान सिंह राणावत। धन्यवाद। मंदसौर शहर की शुक्ला कॉलोनी के रहवासी इन दिनों सड़क और नाली की सफाई न होने से परेशान है। लंबे समय से कॉलोनी वासी नगर पालिका से यहां की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं, बावजूद इसके नगर पालिका का इस और कोई ध्यान नहीं है। कॉलोनी वासी महिलाओं ने कहा कि शुक्ला कॉलोनी शहर की एक महत्वपूर्ण कॉलोनी है। कॉलोनी के पास ही रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जैसे महत्वपूर्ण स्थान है। बावजूद इसके महत्वपूर्ण कॉलोनी को महत्वपूर्ण सुविधाओं से वंचित कर रखा है और लंबे समय से यही हालात बने हुए हैं।
बार बार नगरपालिका को तमाम प्रकार की समस्याओं से अवगत करवाने के बावजूद भी कोई हल नहीं निकलता। परेशान कॉलोनी वासियों ने गुरुवार को मीडिया के सामने आकर कॉलोनी की हाल बेहाल तस्वीरें दिखाई, जिसमें उन्होंने कहा कि कॉलोनी के कई रोड खराब हैं, वहीं नालियां खराब हैं, तो इसके साथ ही नाले भी जाम पड़े हैं। इस प्रकार की समस्याओं के चलते क्षेत्रवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मीडिया के माध्यम से कॉलोनी वासियों ने नवागत नगरपालिका टीम से यहां की व्यवस्था जल्द दुरुस्त करने की मांग की। क्या कहेंगे, इस तरह से यहाँ पे कट्टे ही पड़े हुए हैं? सर ये तो जब से काम चला, जब से कट्टे कोई उठा नहीं रहे हैं, कीचड़ वगैरह हो रहा है, सारे गंदगी पड़ी सब तरफ से करते से रोड ऐसी हो रही है जैसे कोई मतलब कहीं चक्कर बच्चे गिर जाते हैं। तो भेजिए सब कुछ अच्छा होना। गांव के रोड भी अच्छे रहते, लेंगे शुक्ला कॉलोनी सबसे अच्छी कॉलोनी होने के बाद ऐसी स्थिति है। सर गांव में तो बहुत ही अच्छी कॉलोनी है, तो लगता ही नहीं है कि कोई मतलब शहर में रह रहे हैं। शुक्ला कॉलोनी नाम से एक कॉलोनी है, पर जैसे आदिवासी लोग रह रहे हैं उस हिसाब से हम भी यहाँ आदिवासी जैसे लग रहे हैं। अरे भाई आप आंखों से देख रहे हैं, अब आपको हम क्या बताएं। अगर हम कुछ दूसरी बात बताएंगे तो आप विश्वास नहीं कर, पर खुद आंखों से देख रहे हैं आप। और देखिए नालियाँ जाम है, मच्छरों की भरमार है, कोई पेस्टिसाइड्स डाली है, मच्छर इतने होते हैं, छोटे बच्चे घूम नहीं पाते हैं, साइकिल नहीं चला पाते, गाड़ियाँ पार्किंग नहीं होती। ये सड़क बनी तो पॉलीथीन वगैरह सारी यहीं पड़ी है, ये बैग्स पड़े ही हैं। आपके द्वारा कई बार इस विषय में नगरपालिका को भी अवगत कराया गया, लेकिन बहुत बार अवगत कराया और हमारे यहाँ मतलब हंसी का सब्जेक्ट हो गया। एक मानी हुई कॉलोनी है शुक्ला कॉलोनी, और हमको बेसिक सुविधा से भी वंचित हो रहे हैं। और हमारे यहाँ से बस स्टैंड पास में है, रेलवे स्टेशन पास में है, और यहाँ से आना जाना भी काफ़ी रहता है। पाटीदार हॉस्पिटल पास में है। तो हम क्या कहेंगे, जो आदिवासी वार्ड अगर ये है तो आपको भी आदिवासी बना दिया? बिल्कुल बना दिया। हम तो यही बोलेंगे, और हमने उनको पहले ही कहा था कि अभी तक आपने नहीं दिया, पर अब आप ध्यान दीजिएगा। हम नए अध्यक्ष हैं जो, हाँ हम उनसे भी कहेंगे ना कि मैडम से कहेंगे कि आप अब रेसिडेंट बनी है, और हमारी लेडीज़ का तो आप सुन ही सकते हो ना। एक लेडीज़ होने के साथ में हम उनको कह तो सकते ही है ना कि आप हमारी बेसिक सुविधाओं का ध्यान रखो। हम तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर ही भी नहीं रहे, तो ये कम से कम सड़कें ठीक हो, नालियाँ जाम हो रही है, मच्छरों की भरमार है, नीट एंड क्लीन नहीं हो रहा है। आपका शुभ? मेरा पद्मा चुंडावर। समस्या के विषय में जो शुक्ला कॉलोनी की हो रही है। शुक्ला कॉलोनी में बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं विगत 20-22 वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ। आप खुद देख रहे हैं कि रोड की हालत बिल्कुल गंभीर है। यहाँ जो मेरे मकान पे जो है, इसके आके शुरू से ही रोड नहीं है। आप ये देखिएगा, इस हिस्से में बिल्कुल कच्ची मिट्टी है, कभी रोड नहीं बनी है। और पूरी कॉलोनी में ही रोड की जो है कमी है, रोड बना ही नहीं है। आने जाने में भी बिल्कुल सड़न हो रही है। नालियाँ जो है, नालियाँ भी बिल्कुल नहीं बनी हुई हैं। 1/3 हिस्से में नाली नहीं है, नालियों में सड़न हो रही है, गंदा पानी भरा रहता है, गंदा पानी बहता है, मच्छर आते हैं। क्या कहेंगे, ऐसे इतनी अच्छी कॉलोनी होते हुए ये स्थिति नगरपालिका के द्वारा बनी हुई है? नगरपालिका में शुरू से ही जो है इस कॉलोनी की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। पूरी कॉलोनी में ही अभी के हालात को देखते हुए यहाँ पर अच्छी एक सीमेंटेड रोड पूरी कॉलोनी में बनना चाहिए। क्या कारण मतलब रहा इसका? ड्रेनेज जो है यहाँ पर सही, कहीं पर भी नाली का पानी का निकास नहीं है, गंदा पानी जो है कहीं निकलता नहीं है। कारण इसका यही रहा कि शुरू से ही ये जो कॉलोनी है वो विकसित नहीं हो पाई। रोड ख़राब रही हैं, रोड भी सही प्लान करके नहीं बनाई, पहले भी नहीं बनी है। नालियाँ इस कॉलोनी के लिए प्लान से नहीं बनाई गई। तो बहुत सा एरिया, जैसे आपने मेरे घर का देखा है, यहाँ पर ना रोड है, ना नाली है, ना पानी का ठीक से ड्रेनेज है। और साफ़ सफाई भी ठीक से यहाँ पर नहीं होती है। नगर पालिका के कर्मचारी सफाई करने आते हैं, आधा छोड़ जाते हैं। आप मेरे आसपास देखते रहें, घर पे जो है सामने यहाँ पर सब जीव जंतु घूमते रहते हैं। कभी कभी सांप निकल आता है, तो हम लोगों को बड़े बच के रहना है। आपका शुभ? डॉक्टर केसी श्रीमाल, हड्डी रोग विशेषज्ञ।
नीमच नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने प्राइवेट बस स्टैंड क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ क्षेत्रीय पार्षद सभापति, नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद थे। नगर पालिका अध्यक्ष ने प्राइवेट बस स्टैंड और हेडगेवार बस स्टैंड भवन की दुकानों में एवं क्षेत्र में व्याप्त अव्यवस्था और गंदगी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी श्याम टांकवाल भी मौजूद रहे। अभी हम लोग ने प्राइवेट बस स्टैंड देखा है और वहाँ पर कुछ सफाई से लेकर जो दिक्कतें हैं उसके लिए डिस्कशंस किए हैं, सल्यूशंस भी सोच रहे हैं। कचरा पॉइंट भी विज़िट किया है अभी हम लोगों ने, तो सफाई कर्मचारियों को निर्देश भी दिए हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं। और जो थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं वो जन समस्या भी है कि जो लोग यहाँ आते हैं बस स्टैंड पे वो सफाई नहीं रखते हैं, वो कचरा सड़क पे फेंक देते हैं। एक शिकायत ये ज़रूर है कि उन लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि कचरा रोड पे ना फेंकें। गुरुवार को नीमच प्राइवेट बस स्टैंड से संचालित होने वाली बसों में यात्रियों को पर्याप्त सुविधा मिले और लोडिंग की शिकायत न हो, इसे ध्यान में रखते हुए नियमों का सख्ती से पालन करवाने की बात कही है। दरअसल बुधवार को जिला परिवहन अधिकारी ने बस संचालकों के साथ एक बैठक की थी, जिसमें विशेष रूप से स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर कई दिशा निर्देश दिए थे। उसी तारतम्य में ये पहल प्राइवेट बस ऑपरेटरों के द्वारा की गई है। कल जो मीटिंग हुई थी उसमें ये कहा गया कि जो बसें हैं आपकी सब परफेक्टली सही साट होनी चाहिए, उसके अंदर फिटनेस, बीमा, परमिट ये सब होना चाहिए। स्कूल बसों के लिए उनने काफ़ी ज़्यादा वो करा है कि भाई अपने को उनका ज़्यादा ध्यान रखना है। स्कूल बसों में जो भी है बच्चों के लिए ज़्यादा सेफ्टी, जो गार्ड उसके साथ रहता है, जो आया रहती है, उसके लिए भी कहा गया है कि आप उनको बोलें कि जो बच्चों को उतारते चढ़ाते समय ध्यान रखें। बच्चों की हर एक जो सुविधा है वो का ध्यान रखने के लिए कहा गया। कैमरे, GPS लगाने के लिए कहा गया। तो वो सब नॉर्मली हम लोग करते भी हैं, लेकिन अब जो हमने इस तरह से कहा है तो हम उसका और पालन करेंगे और बच्चों की जो सिक्योरिटी है उसका ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा। कहीं पे भी उनके लिए लापरवाही नहीं बरती जाएगी। और भी जो नॉर्मली सवारी बस चल रही है उसको लेकर, सवारी बस में तो ये है कि अभी ट्रैफिक थोड़ा सा कम है, इसलिए उसमें इतना ज़्यादा लोड है नहीं, क्योंकि अभी श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध में इतना ट्रैफिक होता नहीं है। फिर भी हमने ये कहा है कि ओवरलोडिंग हम नहीं करेंगे। जितनी भी वाहन है वो जितनी क्षमता है उससे कम से ही चलाएंगे, उससे ज़्यादा चलाने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि इतना ट्रैफिक नहीं है इस वक्त मार्ग में। गुरुवार प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमच जिला चिकित्सालय में निजी एम्बुलेंस संचालक राजेश चौहान ने एक अनोखी व सराहनीय पहल की है। उन्होंने लोगों की दयनीय हालत को देखते हुए अब आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के शवों को एम्बुलेंस से निःशुल्क छोड़ने का संकल्प लिया। वे नीमच जिला चिकित्सालय के 30 किलोमीटर के एरिया में सभी लोगों को निःशुल्क छोड़ेंगे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। वहीं राजेश की इस पहल की सभी लोग सराहना कर रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने एक लिखित पत्र कलेक्टर को भी दिया है। हम चला रहे हैं इधर के, हम हमारे इच्छा से, और जैसे कोई गरीब आदमी है बिल्कुल उनकी सेवाएं करने के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे। क्या कर रहे हैं आप उनकी सेवा, किस तरीके से कर रहे हैं? इस तरीके से कर रहे हैं अपन के उनको निःशुल्क यहाँ से 30 किलोमीटर की रेंज में अपन उनका शव उनके घर तक पहुँचा रहे हैं। ठीक है, उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। अभी तक कितने शव छोड़ चुके? अभी तक मैंने छोड़ दिए हैं, ये फ्री सेवाएं चालू करने के बाद में कम से कम 20। क्या क्या उद्देश्य है आपका? उद्देश्य तो कुछ नहीं, बस ये है उद्देश्य कि हमारे के कोई गरीब आदमी उसके घर तक पहुंच जाए। इसके पास में कुछ देने के लिए कुछ रहता नहीं, घर जाने के बाद में बहुत सारी परिस्थितियाँ उठती हैं उन लोगों की। क्या चीज़ देखने के बाद में आपको ये प्रेरणा मिली और क्या काम है? देखने के बाद में तो ये प्रेरणा मिली हमें कि मतलब कि घर जाने के बाद में यहाँ से तो वो लोग बोल देते हैं कि हाँ हम आपको पैसे देंगे, वहाँ जाके के बाद में मालूम पड़ता है कि उनके पास में कुछ देने के लिए गांव से इकट्ठे करने पड़ते पैसे। तो हम वो परिस्थिति देखने को मिलती है, इसीलिए हमने ये उद्देश्य लिया है कि हम ये कुछ उन लोगों के लिए ये कुछ काम करना है। अभी तक कितने शव छोड़ चुके हैं? अभी तक 15 से 20 के बीच में छोड़। अभी आपने कुछ समय पहले उदयपुर के लिए भी ऐसा बताया था? उदयपुर के लिए भी मैंने, कोई गरीब आदमी है तो उसको डीजल डला है 2000 का और उसको उदयपुर। नीमच जिला चिकित्सालय में बड़ी संख्या में आशा ऊषा कार्यकर्ता पहुंचे। यहाँ उन्होंने नारेबाजी करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी SS बघेल को एक ज्ञापन दिया है। आशा उषा सहयोगिनी एकता यूनियन के बैनर तले दिए ज्ञापन में आशा कार्यकर्ताओं जिला चिकित्सालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हो रही परेशानियों के बारे में अवगत करवाया। वहीं मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ने सभी को उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। आज हमने CMHO सर को ज्ञापन दिया है। आशा उषा एकता यूनियन के बैनर तले हमारी जो स्थानीय मांगे हैं
स्थानीय छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको लेकर हमने आज CMHO सर से आह्वान किया है कि हमारी छोटी छोटी समस्याएं का समाधान किया जाए। उनमें जैसे कि जब आशा डिलीवरी लेके आती है उनको अंदर नहीं आने दिया जाता या थोड़ा लेट हो जाती है तो उनका जो उनके आशा नाम लिखते हैं तभी जाके उनको प्रोत्साहन राशि मिलती है, तो वो बिना आशा के ही नाम लिखा जाए ताकि उनको जो 9 माह से उनकी सेवाएं देती है उसका भुगतान उनको मिल सके। क्या आश्वासन मिला आपको यहाँ से? सर ने बोला है कि यदि मेरे लेवल की जो होगा तो मैं अवश्य इस पर कार्रवाई करूँगा। मनासा तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मालाखेड़ा के समीप कई गांव को जोड़ने वाली रपट बरसात में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। कुछ समय पहले ही बनाई गई थी, जो घटिया निर्माण के चलते पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। ऐसे में लोगों को निकलने में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। लोगों ने बताया कि इस रपट निर्माण के समय ठेकेदार को अवगत कराया, लेकिन फिर भी घटिया निर्माण कर दिया। उसके द्वारा रपट में ना सही ढंग से सीमेंट कंक्रीट का उपयोग किया गया और ना ही लोहे के सरियों का उपयोग किया गया। पंचायत द्वारा बनाई गई इस रपट की लागत 8 लाख रुपए के करीब बताई गई है, लेकिन इसमें सिर्फ पाइप और मिट्टी डाल खानापूर्ति कर राशि हजम करने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया। ऐसे और भी कई मामले हैं जिसमें पंचायत के जिम्मेदारों द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के दिनों में अगर अधिक पानी हो तो हम नाला भी पार नहीं कर सकते। उसी रपट से महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और बड़े वाहन निकलते हैं, लेकिन टूटी रपट से बड़े लोगों को अपने वाहन एक तरफ छोड़कर पैदल ही टूटी रपट से निकलना पड़ रहा है। महिलाएं सिर पर पानी लेकर इसी रपट से गुजरती है। जो 4 साल पहले बनाई हुई रपट इस बरसात में पूरी तरह बह गई। घटिया निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने कई बार जिम्मेदारों को शिकायत भी की, लेकिन किसी भी इंजीनियर, अधिकारी और नेताओं ने ध्यान नहीं दिया। कमीशनखोरी के चलते ठेकेदारों द्वारा घटिया निर्माण किए जाते हैं और कुछ ही सालों में इस तरह के हालात सामने आ जाते हैं। कुल मिलाकर शासन के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। मेरा नाम अजय। कितने सालों से आप इस पुलिया पे होके निकल रहे हैं? करीबन 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। कब से टूटी हुई देख रहे हैं आप इस पुलिया को? ये बहुत टाइम हो गया, करीबन 3-4 महीने। 3-4 महीने से देख रहे हो आप टूटी हुई है। मतलब कितनी परेशानी आती है बरसात में? इधर से बहुत परेशानी आती है, खासकर स्कूल जाते समय ये पुलिया के ऊपर कोई निकल नहीं पाता है। पहले वो ठीक थी, उस टाइम पे जाने में थोड़ी सहायता थी, तो उसके बाद अब जाने में प्रॉब्लम होने लगी। कोई बच्चा पढ़ने के लिए नहीं जा पा रहा है। तो हमको भी यहाँ से भी निकलते हैं हम, तो हमको यहाँ से निकलने में प्रॉब्लम होती है। गाड़ी निकालने में भी इधर से प्रॉब्लम होती है। और भी बच्चे हैं बहुत सारे हमारे साथ, वो भी पढ़ने जाते हैं, उनको भी बहुत प्रॉब्लम होती है इधर से निकलने। और ख़ासकर तो यही प्रॉब्लम। तो मतलब ये समस्या को लेके आपने कभी अपने पंचायत या लोगों के या टीचर को बताया होगा कभी कि सर? हाँ, हमने पहले बताया, बोला है कि ये हमारी पुलिया टूटी हुई है, हमको पढ़ने जाने में दिक्कत होती है इधर से, तो हमने पहले शिकायत की हुई है। तो कभी तक कोई ने सुनवाई नहीं की। सरपंच सचिव या कभी कोई आता है? कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है इधर, कोई नहीं। इसके अलावा और कुछ समस्या होती है आपको बरसात में? इधर से ये पुलिया टूट रही है और ये रास्ता थोड़ा कच्चा है और कुछ नहीं। क्या नाम है? अजय। 4 बुझे की भारत में रहता हूँ। क्या मांग करते हो सरकार से? कुछ मांग करो? मांग करते हैं कि ये हमारा रास्ता है जो इधर से सुंडी गांव, मालेड़ा से सुंडी गांव तक, ये इधर बहुत कच्चा रास्ता है। और यहाँ से करीबन पोखरदा की तरफ, वहाँ पे भी बहुत कच्चा रास्ता है, निकलते टाइम बहुत प्रॉब्लम होती है। मेन पुलिया? हाँ, और एक मेन ये पुलिया है, यहाँ से ज़्यादातर हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कहाँ से पढ़ने आते हो आप? कहाँ जाते हो पढ़ने? मैं 4 बुझे की भारत से हाड़ी पिपलिया पढ़ने के लिए जाता हूँ। कितना किलोमीटर करीब जाता है? करीबन 6 किलोमीटर यहाँ से दूर है हमारा। बरसात में जा पाते हैं आप? बरसात में पानी के टाइम पे यहाँ से नहीं निकल पाते हैं। हाँ, नहीं जा पाते। पहले निर्माण हुआ था, 4 साल पहले पुलिया बनी थी, लेकिन 2 साल बाद ही टूटना शुरू हो गई थी। अधिकारियों को भी बोला मैंने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये करीब लागत है इनकी 8.5 लाख रुपये। 8.5 लाख रुपये पुलिया। इसमें पूरा तरह घटिया निर्माण है, सलिया वगैरह कहीं नहीं है? सलिया तो एक भी नहीं है, पूरा घटिया निर्माण है। मिट्टी भरी हुई थी इसमें, और ऊपर सिर्फ ये मिट्टी का ये डाल रखा था, इसके कारण टूट गई। कितने गाँव को जोड़ती है पुलिया? ये जूना मालेड़ा से 4 बुझे की बाड़ा, देवरी पड़दा, पोखरदा, फाटखेड़ी, मनासा मेन रास्ता है। मेन रास्ता
मेन रास्ता है। अच्छा, पुलिया टूटने के बाद में पंचायत के कर्मचारी, अधिकारी या संबंधित अधिकारी कोई आया क्या यहाँ देखने? हर जगह 181 भी की हमने। हाँ। और विधायक साहब को भी दिया हमने आवेदन, और कलेक्टर साहब को भी जागरूक कराया हमने, आवेदन दे के आए हम। हर जगह आवेदन दिया हमने। आवेदन भी हमारे पास पड़े हुए हैं, ये आवेदन है हमारे पास, हर जगह का आवेदन है। बाकी सुनवाई नहीं हो रही? सुनवाई कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, अभी तक सुनवाई नहीं हो रही। पूरे गांव वाले परेशान हैं, बच्चे भी स्कूल जाने में। क्या मांग करते हैं? सरकार से यही मांगे कि हमारा जल्दी से जल्दी निर्माण हो, रास्ते में निकलने की समस्या दूर हो। बरसात में बिल्कुल भी निकल नहीं पाते? बरसात में तो निकलने नहीं, इधर के इधर रहते हैं आदमी। और अपने पास वाले गांव में तो बच्चे भी बह गया था इसी तरह। निर्माण कार्य अच्छा निर्माण हुआ था पहले भी, अब इस बार क्या स्थिति चाहते हो कि भी अच्छा निर्माण हो? अच्छा निर्माण हो, अच्छा निर्माण हो। इसमें इस समय ये चाहते हैं, सरकार से यही मांग है कि अच्छा निर्माण हो। कितने सालों से ये पुलिया का ऐसी पड़ी है? ये 2 साल से ऐसे ही चल रही है साहब, पड़ रही है, कोई टूट रही है, कोई गारा भर जान, कोई ऐसा पत्थर नहीं। किसने बनाई थी पुलिया? पुलिया कोई सरपंच ने बनाई जी ऐसे ही। मतलब बरसात में अगर पानी होता है, पुलिया का ऊपर निकल नहीं सकते, रोड नहीं है, तो क्या स्थिति बनती, कहाँ रुकते हो आप? यहीं रुकते हैं साहब, मंदिर के कोई सहारा लेते हैं, कोई पड़े रहता है भुखतसाना बाबरान, कोई रास्तादारी हो तो वहाँ चल जाता है, आधा इधर का इधर पड़े रहता है। मान लो अगर ये पुलिया टूटी हुई आने का और रास्ता नहीं है तो आप कहाँ से होके निकलते हैं? ये उतरता है कभी कभी, जब जान उतरते हैं, इधर के उतरता ही नहीं है, उधर का उधर रहते हैं, इधर का इधर रहते हैं। बस बड़े साधन कहाँ से होके निकलते हैं आप? बड़ा यहीं यहीं से यहीं टूटा हुआ पड़ा है? यही टूटा हुआ पड़ा है, अभी तो बाहर ही पड़ा है हमारा टेम्पू क्या वगैरह। मांग करते हैं आप लोगों, मतलब सरकार से, जनता से, मतलब अधिकारियों से क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं, क्या मांग करते यही करते हैं, आपने पुलिया का करो, हमारा काम यही करो, रास्ता साफ करो, यहाँ से पर्दा से यहाँ से जोड़ाओ, तो ऐसे पोखरदा से ये रोड चढ़ाओ, सब इधर से यहाँ मालड़ा से इधर चढ़ाओ, यही क्या है, काय निकालते और पैसा कौड़ी क्या ले रहे हैं हम? कितने गांव को जोड़ती है ये पुलिया? ये तो बहुत पर्दा ठेठ अपने वहाँ तक, कंजड़ा पठार में जाता है साहब। मेन मुख्य रोड है, मतलब मुख्य रोड है ये। बहुत इसकी हालत यूँ खड़ावदा, मोकड़ी, नया गांव, मालेड़ा, ऐसे सब जुड़ा हुआ है साहब गांव में। हाँ, कीरप्रिया सब यही रोड पर जाता है। आपने पंचायत को अवगत कराया? पंचायत में बोले कि इस तरह से ये पुलिया टूटी हुई है? मानते कहते हैं साहब, मानते नहीं है, इनको करेंगे खाइया अधिकारी इनको खा जाता है, नहीं जाता है, कोई सुनता ही नहीं है हमारे। क्या नाम है आपका? मदन। यहाँ की महिलाएं इस टूटी पुलिया से कहाँ से पानी लाती है, कितनी दूर से लाती है, किस तरह से यहाँ की हालात कैसे निकलती है, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अन्नू भाई। आप यहाँ से पानी लेके निकलते हो, कैसे निकलते हो? इधर ही लगता है, परेशानी आती है? परेशानी आती है, पड़ जाता है, गिर जाते हैं। हाँ, गिर जाते हैं। अच्छा, बारिश में गिर भी गए सर। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं हो रही पुलिया की सुनवाई नहीं हो रही है। आपके घर में नल है क्या? नल नहीं है घर पर। नल नहीं है? पीने का पानी नहीं आता? पीने नहीं है। यहाँ के पंचायत वालों को पंचायत वाले नहीं है, कहीं नहीं। अच्छा, कितनी दूर से लाते हो आप पानी? कुड़ी पे से लाते हो? कुड़ी पे से। मान लो बरसात में, अगर बरसात में पड़ गई आधार में, नहीं, ये टूटी हुई पुलिया है, यहाँ पे आप निकलते हो। गिर गई सर। अच्छा, आप गिर गए थे? हाँ, गिर गई। जो टूटी हुई पुलिया है, बरसात में अगर इस पे आप नहीं निकल पाते, बरसात में पानी कहाँ से लाते हो? कुड़ी को। तो अगर मान लो पुलिया पे पानी नहीं निकलता, रास्ता ही नहीं है सर। रास्ता नहीं है? नहीं है रास्ता। नमस्कार दोस्तों, मंगल कुशवाहा में हूँ आपके साथ। आज हम ग्राम पंचायत मालाड़ा के फिर नए जो घटिया निर्माण हुए हैं उसको लेकर हम फिर पहुँचे हैं आज ग्राम पंचायत मालाड़ा के 4 भुजा की बारत के पास में जो मुख्य एक सड़क है, कच्ची सड़क है, जो 7 से 8 गांव को जोड़ती है। उसके मेन मुख्य मार्ग की क्या हालत है? यहाँ की स्थिति ऐसी है कि पंचायत द्वारा पुलिया बनाई गई थी, जिसमें 8.5 लाख रुपए के निर्माण की लागत से ये पुलिया बनी थी, जो बरसात में पूरी तरह बह गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ के हालात है। 8 पाइप कर यहाँ पे डाले गए थे और ये निर्माण हुआ था, जिसमें सलिया एक भी नहीं लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पुलिया पूरी तरह खंडर हो चुकी है। उधर से मिट्टी बह गई है, इधर से बह गई है। निर्माण कार्य पूरा घटिया है, जिसमें पूरा मटेरियल बह गया है। लगभग पूरा हालात यहाँ के ख़राब है। लोगों को निकलने की परेशानी होती है। यहाँ की जो महिलाएं हैं किस तरह से पानी लेके निकलती है, उनको गुजरना पड़ता है यहाँ के। आप देख सकते हैं हालात
कि इसी स्थिति में यहाँ की महिलाएं सिर पे पानी रख के दूर से लाती और ऐसे पुलिया पे होके निकलनी पड़ती है। और बरसात में तो ये रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। 7 से 8 गांव जो जुड़ते हैं करीब, जिसमें 4 भुजा की बारात है, देवरी पड़दा है और वो पड़दा गांव है, ऐसा कुछ करके 5-7 गांव है जो यहाँ पर जुड़ते हैं। और बरसात के दिनों में काफ़ी लोगों को परेशानी होती है। यहाँ के जो ग्रामीण जन हैं, इनसे हम बात करेंगे कि वहाँ की क्या हालात है। और इन्होंने संबंधित अधिकारियों को सूचना भी दी है, लेकिन अभी इस पुलिया का कुछ सुधार नहीं हो पाया है, काफ़ी समय से ऐसे ही पड़ा है। जी, सबसे पहले आपका नाम बताएं। मेरा नाम है विजय सिंह चावड़ा, गांव देवरी पड़दा रहता हूँ। जी, कब निर्माण हुआ था इस पुलिया का? आज से 4 साल पहले हुआ था। जी, 4 साल पहले हुआ था। किन के द्वारा कराया गया था? ये पंचायत द्वारा किया गया था। विधायक जी ने दिए थे, कैलाश चावले ने 8.5 लाख रुपये, उसका निर्माण हुआ है। तो बताया जा रहा है कि 1 साल पहले नहीं, 1 साल पहले ही हुआ ये? नहीं, 4-5 साल पहले। 4-5 साल हो गए। 4-5 साल। कब से टूटी पड़ी है ये पुलिया? ये साल भर से टूटी पड़ी हुई। अच्छा, पिछली बरसात में? पिछली बरसात से टूटी हुई पड़ी है। तो कितने गाँव को जोड़ती है पुलिया? ये ग्राम पंचायत मालड़ा से 4 भुजा की बाड़ा, देवरी पड़दा, पोकरदा, भाटखेड़ी, मनासा तक मेन रास्ता जाता है। मेन रास्ता जाता है। मान लो बड़े साधन वो कहाँ से होके निकलते फिर, ये अगर टूटी हुई है तो? यहीं खड़ा करना पड़ता है सर। अच्छा, बड़ा साधन तो यहीं खड़ा होता है। ये मिट्टी डाली हमने निकालने के लिए। ये भी गांव वाले नहीं होने दे रहे कि नया निर्माण होगा। नया निर्माण के लिए आपने किसी अधिकारी को बताया कि, या अधिकारी को बताया, सबको बताया मैंने। आवेदन दे रखे, आवेदन भी मेरे पास पड़े हुए हैं। पुलिया के भी आवेदन पड़े हुए हैं मेरे पास। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले गुरुवार को दोपहर बड़ी संख्या में किसान मनासा एसडीएम कार्यालय पहुंचे व मांगों को लेकर ज्ञापन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम सौंपा। भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष ईश्वर पाटीदार ने बताया कि किसानों की फसल लहसुन प्याज के भाव शून्य हो गए। किसानों को फसल की लागत मूल्य तक नहीं मिल पा रही है। किसानों को फसल बुआई, कटाई, दवाइयों व प्रतिदिन मजदूरी के 500 रुपये तक बढ़ गए हैं। ऐसे में किसान लहसुन और प्याज फेंकने पर मजबूर हैं। ज्ञापन देकर किसानों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लहसुन व प्याज को 5000 रुपये प्रति क्विंटल तक खरीदने की मांग की। जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्रति श्री शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री महोदय। 1 बीघे में ये समझो कि लहसुन के 30 से 35 हज़ार रुपये खर्च बैठता है। और आज किसान अगर मंडी में बेचने जाए तो उसके मात्र 2000 रुपये भी नहीं बन पा रहे हैं। किसान बेचारा बड़ी मुश्किल से साहूकारों से ब्याज से पैसा उठा के ला के उस खेती में लगाता है। और आज ये हालत हो गई कि बहुत सारे नदी नालों में बहा रहे हैं। आज कैसे उसका घर खर्च चला है, बाल बच्चे को कैसे पढ़ाए लिखाए। आज बहुत मुसीबत में आज किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया है। और इस किसान और सारी जिम्मेदारी है तो ये शासन की है। जैसा कि सभी किसानों को और व्यापारी और लगभग आम आदमी को पता है कि लहसुन के भाव में जो गिरावट हुई है ये इतिहास में पहली बार हुआ है। लहसुन लाखों की लागत आती है और आज लहसुन को फेंकना पड़ रही है। जैसा कि आप लोग कुछ दिनों से सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पर देख रहे हैं कि कोई नेता लोग इसके ऊपर राजनीति पे हो रही है, लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर बिल्कुल नहीं है। आज किसान बहुत ही दरिद्र स्थिति में है। किसानों में जो आत्महत्या हो रही है वो विगत 1 साल में सबसे ज़्यादा हुई है। मध्य प्रदेश सरकार अपने चीर निंदा से जागे और किसानों की जो मांग है कि सोयाबीन, लहसुन और प्याज के दाम में वृद्धि हो तो किसानों को लाभ मिले। सोयाबीन अभी तक हमारे खेतों में है और भाव आधे हो गए हैं। जब सोयाबीन पककर मंडी में आएगी तो भाव की क्या हालत होगी। सोयाबीन के भाव आधे होने के बाद भी खाद्य तेलों में नाम मात्र का गिरावट हुआ है। मार्केट में जो वस्तु आ रही है
उसके दाम ज़्यादा है। जैसे कि यूरिया खाद, DAP, रासायनिक खाद सभी आ गए, कीटनाशक दवाइयाँ आ गई, उनके मूल्य आसमान छू रहे हैं और किसानों के फसलों के दाम नहीं मिलना एक बहुत चिंता का विषय है। तो हमारा यही निवेदन है कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों की सुने और भाव में इजाफा हो, ताकि किसान आत्महत्या करने पर मजबूर न हो। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से अब तक किसानों की समस्या का समाधान किसी भी सरकार नहीं कर सकती है। बड़े बड़े वादे करती है सरकार कि हम किसानों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी सरकार ने किसानों के लिए कोई भी समस्या का समाधान नहीं निकाला है। समस्या किसानों के लिए तो आए दिन बढ़ती रहती है, कभी बिजली की समस्या, कभी कोई समस्या, लेकिन उसका सरकार कोई निर्णय नहीं कर रही है। और वहाँ बैठ के बड़े बड़े वादे करती है कि हम किसानों के साथ हैं, ये सरकार कर रही है, वो सरकार कर रही है, सब सरकार झूठी है हमारे साथ, और किसानों को कोई साथ नहीं दे रही है। आज किन मांगों को लेकर आप यहाँ पहुँचे हैं? आज हम लहसुन और प्याज की मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है अनुविभागीय अधिकारी महोदय को, और हमारी यही मांग है कि कम से कम हमारी लहसुन 5,000 तो बिकना चाहिए, नहीं ज़्यादा तो 5,000 का भाव तो मिलना चाहिए हमें, ताकि हमारी लागत और खर्च जो हुआ है ना वो वसूला जाए।